हेलो बच्चों, हम 8th का क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ाते हुए हम अभी तक के 3rd तक के पढ़ चुके हैं बच्चों। क्यूरियोसिटी का लेसन 2 पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? क्यूरियोसिटी का लेसन 2 पढ़ रहे हैं ना। ओके, तो हम इसमें क्वेश्चन 3 तक के बना चुके हैं बच्चों। आज हम चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ रीड, आपकी बुक खोलिए। बुक में पेज नंबर है 26। ओके, स्नेहल डक 2 pigs A and B in her garden. हम इस तरफ बनाते हैं A pit. This is dug pit number A in her garden and this is pit number B. ठीक है? Now next. She put fruits, vegetable peels and mixed it with dry leaves. Write down. उसने यहाँ तक के भर दिया बच्चों इस pit को। इसमें था fruit, वेजिटेबल पिल और ड्राइड लीव्स। इसने ना सिर्फ इसमें डाला बल्कि मिक्स्ड वेल, साथ में ये लिख रहा है मिक्स्ड वेल, यानी अच्छे से मिक्स किया। नाउ पिट नंबर बी में उसने पुट किया बच्चों सम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विथ ड्राइड लीव्स। वेस्ट में भी चलिए हम इसमें फ्रूट्स ले लेते हैं बच्चों और कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सारी चीजें लेते हैं, बट यहाँ पर नो ड्राइड लीव्स है। नो ड्राइड, TRIED, ड्राइड लीव्स। ठीक है, दिस इज बिट नंबर बी। नाउ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग ड्राइड लीव्स, यस। शी कवर्ड बोथ द पीट विथ सॉइल ऑब्जर्व्ड आफ्टर लीव्स। नाउ दिस इज सॉइल and covered it. This is soil and covered it. ठीक है, चलिए हम अब इसको देखते हैं बच्चों। what is she trying to say? जब उसने फ्रूट और वेजिटेबल्स और ड्राइड लीव्स को आपस में मिक्स किया तो फर्स्ट पार्ट है प्रिपेयर्ड कंपोस्ट। व्हाट इज कंपोस्ट? कंपोस्ट इज ए टाइप ऑफ मैन्योर। मैन्योर माने खाद। ठीक है, ओके। फिर से देखो, जैसे उसने फ्रूट्स, वेजिटेबल और ड्राइड लीव्स को एक जगह जमा किया, उसने एक खाद प्रिपेयर किया और धीरे धीरे मिट्टी जो था उस फल के और पत्तियों के सड़न के साथ में, उसके साथ में जब उसने खोला और सबको देखा तो उसने देखा कि उसके पास में एक कंपोस्ट प्रिपेयर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बच्चों कंपोस्ट प्रिपेयर हुआ। कंपोस्ट प्रिपेयर, बट अब यहाँ पे अराइज होता बट यहाँ पर ड्राइड लीव्स नहीं थी, यहाँ पर ड्राइड लीव्स थी। यहाँ पर फ्रूट्स के साथ में कुछ वेस्ट था, बट उसने ये नहीं बोला है कि 100% फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिलके और कचड़े सारी चीजें थी। इसने बोल दिया सम वेस्ट, कोई भी वेस्ट, एनी टाइप ऑफ वेस्ट हो सकता है। फ्रूट्स तो मैंने एग्जाम्पल के लिखा। कंपोस्ट प्रिपेयर्ड, अगर यहाँ पर मान लो 100% कंपोस्ट प्रिपेयर्ड होता है बच्चों, तो यहाँ पर इसका जो परसेंटेज है वो ओनली 10% टू लेके अप टू 10% टू 30% तक के ही कंपोस्ट प्रिपेयर हो पाएगा। कुछ तो कचरा में ऐसा कुछ होगा जिसको मिट्टी यूटिलाइज करेगी। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल यूटिलाइज नहीं करेगी, मिट्टी में वो मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो मिक्स होना है ना। तो यहाँ पर ये मान के चलो 100% इसको कंपोस्ट मिल गया। ये इसका फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ही मिक्स्ड ड्राई लीव्स। ड्राई लीव्स क्या करेगा बच्चों? ड्राइड लीव्स रिलीज एयर। विच पार्ट ऑफ एयर? एयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट N2 रिलीज करेगा। और यहाँ पर क्योंकि ड्राइड लीव्स नहीं है, नो एयर रिलीज्ड, एयर इज नॉट रिलीज्ड। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल भी एयर रिलीज नहीं हुआ, यहाँ पर एयर मिला।
जैसे ही बच्चों यहाँ पर एयर मिला तो ये जो कॉम्पैक्ट मिट्टी था ना जिसको हमने ऊपर रखा था और यहाँ पे नीचे फल थे, तो ये क्या किए बच्चों, हवा ऊपर आने लगी। लुक इट हियर, हवा कुछ ऐसे ऊपर आने लगी और ये सॉइल क्या हो गया, सॉइल हो गया पोरस। सॉइल बिकम पोरस। पोरस माने हवादार, छेद छेद वाला। नाउ soil become very hard. Very nutritious, सीधी सी बात है, बहुत न्यूट्रिशियस रहेगा। और ये रहेगा बच्चों लेस न्यूट्रिशियस। नाउ हम न्यूट्रिशियस। नाउ हम अपने क्वेश्चन में आते हैं कि वो क्या बताना चाहती है। वो हमको, इसको आप लिख लीजिए और ये बताइए कि वो हमको ये बताना चाहती है कि कंपोस्ट जो है वो एक नेचुरल मैन्योर है जो फ्रूट वेजिटेबल ड्राइड लीफ से बनता है और मिट्टी को हेल्दी रखता है, न्यूट्रिशियस रखता है। और विदाउट ड्राइड लीव्स कंपोस्ट प्रिपेयर नहीं हो पाता है या कंपोस्ट बहुत कम मात्रा में प्रिपेयर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो सॉइल है वो लेस न्यूट्रिशियस रहता है। शी ऑब्जर्व, यहीं पे लिख देते हैं, शी ऑब्जर्व that compost is prepared. She observed that compost is prepared. Prepare compost. Dried leaves release air. Soil became porous, very nutritious for plants. Less nutritious for plants. She observes in pit P compost prepared but in less quantity, less nutritious या less quantity लिखते हैं। Air is not released, therefore soil is not porous. Soil became very hard, less nutritious for plants. Overall, that is our answer. फिर से एक बार उसने क्या किया बच्चों, उसने कुछ वेजिटेबल्स और सारी चीज़ों को मिक्स किया जिससे उसको एक कंपोस्ट मिला, एक खाद मिला। खाद में जो सूखी पत्तियां थी वो हवा रिलीज कर रही थी। एयर रिलीज करने के कारण में मिट्टी पोरस होगी, छेद छेद वाली होगी, जिसमें आराम से पौधे की जड़ों को हवा मिलेगा। अगर ये पोरस रहेंगे ना तो रूट्स गेट एयर, हवा को, रूट्स को हवा मिलेगी। और प्लांट्स जो है, फॉर प्लांट्स को न्यूट्रिशियस मिलेगा। ओके, आइए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए, क्यूरियोसिटी में हमको ये कह रहा है कि थिंक योरसेल्फ, आप अपने आप से सोचिए, आप अपने आप से आंसर बनाइए, बट गलत लिंक नहीं पकड़ना बच्चों, काल्पनिक नहीं जाना। कल्पना हिंदी और इंग्लिश के लिए ठीक है, इमेजिनरी वर्ल्ड हिंदी और इंग्लिश के लिए ठीक है, साइंस के लिए बी साइंटिफिक। ओके, नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आई लिव इन। इसको तो क्वेश्चन को हम लिख लेते बच्चे। नंबर 1, I live in every kind of environment and inside your guts. What is gut?
गट बच्चों हमारी एक एलिमेंट्री कैनाल का सिस्टम है. दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम. दिस इज आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. दिस इज टॉकिंग अबाउट आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. ये किसके बारे में बात कर रहा है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहा है. आवर आंसर इज, देखो अभी लिखना नहीं, मैं आप लोग को बता रही हूँ हमने क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं. हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं बच्चों. पहला पढ़े हैं बैक्टीरिया, दूसरा हमने पढ़े फंजाई, तीसरा हमने पढ़े हैं वायरस, और फोर्थ हमने पढ़े हैं बच्चों प्रोटोजोआ. प्रोटोजोवन और वायरस जो है ना, ये सिर्फ डिसीज फैलाने के लिए ही हमारे शरीर के अंदर आते हैं. तो नेचुरल सी बात है, ये हमारे गट्स के अंदर नहीं मिलेंगे. क्लियर? फिर से बता दो, प्रोटोजोआ और वायरस जो, जैसे हमको डिसेंट्री होती है, कफ एंड कोल्ड होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो वायरस और प्रोटोजोवन के कारण आती है. और हमारे शरीर के अंदर कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बेनिफिशियल फंजाई होते हैं जो हमको हेल्प करते हैं. तो लिख दीजिए, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. राइट डाउन, दे आर microorganism, bacteria and fungi. Our second point, bacteria helps our digestive system to break down food particles into beneficial, फायदे की चीज बच्चों, into beneficial product. अब सोचिए आपने राइस खाया, जो आपने चावल खाए थे, चावल आपके यहाँ से इसोफेगस से, आपके मुंह की नली से चावल आता है आपके स्टमक में बच्चों. लुक इट हियर. स्टमक में आने के बाद में वो यहाँ पर पूरा डाइजेस्ट हो जाता है. इसको डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया थोड़ी सी हेल्प करती है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी हेल्प करती है. बट जब ये खाना आपको पूरी तरीके से पच जाता है तो वो आपके इंटेस्टाइन में उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करती है. किसमें मदद करती है? तो हम इसको लिखते हैं, बैक्टीरिया हेल्प्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम टू ब्रेक डाउन द फूड पार्टिकल्स इनटू बेनिफिशियल प्रोडक्ट एंड हेल्प टू एब्सॉर्ब इट, और इसको एब्सॉर्ब करने में हेल्प करती है. और इसको एब्सॉर्ब करने के बाद में ये सारी जो प्रिपेयर्ड आइटम्स है बच्चों, ये ब्लड वेसल्स से हमारे शरीर के बाकी पार्ट्स में चले जाते हैं. और उसी समय में यहाँ पर जो गैस रिलीज होती है वो हमारे लंग्स में आती है. क्लियर है ना? तो कुल मिला के हमको बैक्टीरिया बेनिफिट्स देती है. ओके, बैक्टीरिया के साथ में आप लिख सकते हैं सम फंजाई, ओनली सम फंजाई बच्चों, ठीक है, सम फंजाई, बट नॉट ऑल. ओके, हेल्प्स टू एब्सॉर्ब. नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए वास्ट कम्युनिटी. बच्चों इसको लिखते हैं, ये बहुत जरूरी है. इट इज ए वास्ट कम्युनिटी, समटाइम फाइट्स विथ आउटर बैक्टीरिया एंड सेव अस फ्रॉम डिसीज. And sometimes they can harm us. नुकसान भी पहुंचाते हैं. ठीक है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमारे बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, सबसे पहले तो ये वास्ट कम्युनिटीज में होते हैं, बहुत ज्यादा, मतलब लाख करोड़ों में होते हैं. और ये कभी कभी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया से फाइट करके उनको मार भी देते हैं. और कई बार बच्चों ये खुद हार्मफुल हो जाते हैं. ठीक है,
तो ये रहा हमारे इंटेस्टाइन में जो फंक्शन करते हैं वो वाला बैक्टीरिया को हमने रीड किया। इसको हम माइक्रोबियम भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोबियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था I make bread and cake soft and fluffy. I make bread and cake soft and fluffy. क्या होगा बच्चों ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए? सीधी सी बात है, हमने फंजाई पढ़े हैं, हमने ईस्ट पढ़े, तो आइए फंजाई और ईस्ट के बारे में लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, फंजाई, फंजाई का ही पार्ट है ईस्ट। ईस्ट, फंजाई एक अलग चीज है और ईस्ट एक अलग चीज है, लेकिन ईस्ट जो आता है वो फंजाई के ग्रुप के अंदर आता है। ओके, हमारा सेकंड पॉइंट आज का, ईस्ट कैन सर्वाइव, ईस्ट कैन सर्वाइव in hot temperature and release CO2, carbon dioxide gas, and release CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे रिलीज करता है CO2 make porous to our DOUGH dough। हम जो आटा गूंदते हैं ना केक बनाने के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए जो बैटर तैयार करते हैं, वो CO2 रिलीज करने की वजह से उस डो को, आटे को सॉफ्ट कर देता है, पोरस कर देता है, जिसके कारण हमारा केक और ब्रेड फ्लफी बनता है। देयरफॉर ब्रेड एंड केक are soft and fluffy when we added yeast. Clear है? I live in roots of pulses crops. I live in roots of pulses crops. And provide nutrition for their growth. And provide nutrition for their growth. देखिए ये पल्सेस है, उसकी रूट है। क्या है ये? पल्सेस की रूट है। आप बताइए ये जो नॉटेड है, इस नॉटेड में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरिया राइजोबियम। कौन सी पाई जाती है बच्चों? याद करिए, राइजोबियम बैक्टीरिया इसमें मिलती है। ठीक है, और ये किस फॉर्म में रहती है? ये फाउंड इन द रूट्स। कहाँ पे? रूट्स में नॉडेड फॉर्म में मिलती है। ठीक, इसका फंक्शन क्या है? अब हमको क्या देखना है? फंक्शन ऑफ राइजोबियम। फंक्शन ऑफ, मैं इसको फंक्शन ऑफ राइजोबियम इसलिए लिखा रही हूँ कि इससे ना हमारा इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी एक तैयार हो जाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइजोबियम? ओके, नेक्स्ट, राइजोबियम फाउंड in roots of leguminous। लेग्यूमिनस किसको बोलते हैं बच्चों? जिसमें दाल और ये सारी चीजें जिनको बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट। एज ए नोड्यूल। नोड्यूल का मीन्स होता है बच्चों गठान, गांठ बोलते हैं ना, गठान,
ऐसे ऐसे नॉड्यूल्स के रूप में मिलते हैं. नाउ दिस इज आवर थर्ड पॉइंट. आवर फोर्थ पॉइंट इज अब राइजोबियम से बेनिफिट. दिस बैक्टीरिया आर ट्रैपिंग. ये क्या करते हैं बच्चों? ट्रैपिंग द नाइट्रोजन from atmosphere and these bacteria are trapping the nitrogen from the atmosphere and make soil nutritious. सॉइल को जैसे ही नाइट्रोजन मिलता है सॉइल न्यूट्रिशियस हो जाती है एंड helpful for the growth of plant. देखो ये क्या होता है बच्चों, ये जो नॉड्यूल्स है ना, यहाँ एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको ये एब्जॉर्ब करती है, अपनी तरफ खींच लेती है और ये यहाँ पर पूरा नाइट्रोजन की एक थैली बन जाती है. ये जो थैली है ये मिट्टी में पड़ी रहती है. जनी लोग क्या करते हैं, दाल को ना प्लांट को लगा देते, जैसे हमने दाल लगा दी, हमने इस खेत में दाल लगा दी, ये इसके रूट्स है, वो लोग यहाँ से इसे काट के अलग कर देते, रूट्स को नहीं निकालते. रूट्स को नहीं निकालने की वजह से क्या होता है, ये यहाँ पे पूरा नाइट्रोजन का बैग तैयार करके रखी रहती है. इसके बाद अगर आपने कभी राइस लगाया या आपने कभी वीट लगाया, जस्ट इसके बाद आपने जैसे ही वीट लगाया उसके बाद आपको आर्टिफिशियल मैन्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये जो बैग्स है ना बच्चों, ये उस न्यू प्लांट को, अगले प्लांट के लिए भी उतना ही न्यूट्रिशियस का काम करेगा जितना अपने खुद के प्लांट के लिए न्यूट्रिशियस था. वो अपने प्लांट को तो हेल्दी कर ही रहा है, साथ में अपने बाद में जो प्लांट आएगा उसको हेल्दी करेगा. तो क्या करते हैं लोग, इसको जनरली एक अल्टरनेट फसल के तौर पे लगाते हैं, क्रॉप्स के लिए लगाते हैं. जैसे इस साल आपने दाल लगा दी है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर अगर आपने नहीं लगाया तो आप 2-3 क्रॉप्स को लगा लीजिए. उसके बाद सेकंड टाइम और थर्ड टाइम में वापस से आप एक पल्सेस को लगाइए. जैसे आप इस पल्सेस को लगाएंगे वापस से आपकी जो सॉइल है वो न्यूट्रिशियस हो जाएगी. तो दैट इज राइजोबियम बैक्टीरिया. ये कौन सा पढ़ा हमने? थर्ड पढ़ा हमने, बैक्टीरिया. ओवरऑल ये जो तीनों क्वेश्चन थे हमसे ये पूछा था कि मैं एक बैक्टीरिया हूँ या मैं एक फंजाई हूँ या मैं एक ईस्ट हूँ या मैं एक राइजोबियम हूँ. आई वर्ड यूज किया इसलिए मैं आपको मैं वर्ड यूज करके बता रही हूँ. दैट इज, उसको आप एक्सप्लेन करिए. तो हमने राइजोबियम को एक्सप्लेन कर दिया, हमने ईस्ट को एक्सप्लेन कर दिया और इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किसको एक्सप्लेन किया था बच्चों? हमने हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को एक्सप्लेन किया था. आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपकी एक्टिविटीज में आ सकता है. देखिए, डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट यू दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमम टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ. हमको बताना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है. उसमें बेसिक बोल रहे हैं बच्चों हमको टेम्परेचर, एयर एंड मॉइस्चर. देखो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, हमको क्या बोल रहा है कि आप कुछ ऐसा एटमॉस्फेयर करिए जहाँ पे प्लांट को एक एयर की जरूरत है, एक टेम्परेचर की जरूरत है और एक मॉइस्चर की जरूरत है. ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम कुछ पैट्रिसन ले लेते हैं. ये जनरली ग्लास की रहती है बच्चों, लाइक दिस, है ना. और मैं इसको डायरेक्ट ही ऐसा लेती हूँ. 1 2 3 4 5 एंड 6. वन 2 3 4 5 एंड 6.
नेम दैम A, B, C, D, E and F. ओके, हम क्या करते हैं इसमें कुछ ऐड मड, सॉइल, थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, कीचड़ जैसा, थोड़ा सा कीचड़ जैसा गीला, और थोड़ा सा डर्टी वाटर। हमको चेक किसको करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। हमको चेक किसको करना है बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ मिलेंगे हमको, सीधी सी बात है, गंदे पानी में मिलेंगे या फिर मिट्टी में मिलेंगे। तो हम यहाँ पे इनसे एक कॉटन लेते हैं, कॉटन को इसमें भिगाते हैं, इसमें कीचड़ वाले इसमें मिला भिगा देते हैं और गंदे पानी में भिगा देते हैं, और इस पे थोड़े थोड़े से ऐसा घीस कर थोड़ा थोड़ा सा उसको छोड़ देते हैं, कॉटन को हम वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा मडी वाला कॉटन को रख दिया। ठीक है, ये मड वाला कॉटन था या कीचड़ वाला पानी वाला कॉटन था, ओवरऑल हमने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कॉटन को रख दिया। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कॉटन कैसा है, ठीक है, हमको इसमें पड़ने वाले बैक्टीरिया को देखना था। और उसके बाद हमने इसको सील टाइट कर दिया। अब हमने इसको किसी प्लास्टिक से, किसी अच्छी सी चीज से सील कर दिया, एयर टाइट कर दिया बच्चों, बाहर का हवा अंदर नहीं जाने दे रहे हैं हम। ठीक है, हमने क्या किया, इसको एयर टाइट करके पैक कर दिया। चलिए हम पहले प्रैक्टिकल लिख लेते हैं यहाँ पर। यूज ए कॉटन स्वैब टू collect sample of soil, dirty water, etc. ठीक, थर्ड, put it into each dish. चलिए हमने इसको हर जगह रख दिया, एक एक डिश पे रख दिया। अब हम नोटिस कर रहे हैं A, B और C को कौन कौन से इसमें रखेंगे, और उसको अभी हम लिखेंगे। Put it for 3 to 4 days. क्लियर? आइए, हमको जो क्वेश्चन में बोला, सबसे पहले हम रखते हैं इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर में हम रह रहे हैं बच्चों, उस टेम्परेचर की बात हो रही है। नाउ दिस इज हाई टेम्परेचर, दिस इज लो टेम्परेचर, एक्सेस मॉइस्चर, lack of moisture, lack of air. lack of air बच्चों इसलिए मैंने डाला कि ऑप्टिमम टेम्परेचर में कहीं ना कहीं इसको थोड़ा हल्का फुल्का तो हवा मिल ही जाएगा कहीं से ग्रोथ करने के लिए। चलिए अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर हो रहा, हमने 3 दिन के बाद इसको चेक किया, इसमें हमको मैक्सिमम ग्रोथ मिलता है। वाई मैक्सिमम ग्रोथ क्यों मिलता है बच्चों मैक्सिमम ग्रोथ? बिकॉज दे सर्वाइव एट दिस टेम्परेचर, और इनको यहाँ पे थोड़ा सा हवा भी मिल गया साथ में, और हल्की सी नमी भी मिल गई। और अगर मान लो मैं इसको सिंक के पास ले जाके रख देती, तो ये तो बहुत अच्छा ग्रोथ कर लेता, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मॉइस्चर इसको मिलती रहती। नाउ हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर मिलने से बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों वो मर जाते हैं। देयरफॉर लेस ग्रोथ, थोड़ा सा ग्रोथ मिला, ज्यादा नहीं मिला। लो टेम्परेचर में दे सर्वाइव, ये जिंदा रहेंगे बच्चों, दे सर्वाइव। इसमें से क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम डाई, बहुत सारे मर जाएंगे, और इसमें सर्वाइव करेंगे बट ग्रोथ नहीं करेंगे, लेस ग्रोथ।
एक्सेस मॉइस्चर, बहुत ज्यादा पानी मिलने से सड़न आ जाएगी। अगर मैंने इसे ज्यादा पानी के साथ भर के रखा है तो उसमें क्या आ जाएगी, सड़न आ जाएगी, देयरफॉर लेस ग्रोथ। ज्यादा पानी मिलने से उसे हवा नहीं मिलेगी ना बच्चों, कीचड़ जैसा बन जाएगा, तो लेस ग्रोथ मिलेगा। लैक ऑफ मॉइस्चर में भी लेस ग्रोथ मिलेगा, कम ग्रोथ मिलेगा बच्चों। सूखापन ज्यादा रहेगा और लैक ऑफ एयर में भी लेस ग्रोथ मिलेगा। अब आप बताइए कि हमको क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। हमको क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि किसी माइक्रोबैक्टीरिया को डेवलपमेंट करने के लिए क्या चीज की जरूरत है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किसी माइक्रोबैक्टीरिया को डेवलपमेंट के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की जरूरत है। और किस चीज की जरूरत है, थोड़ा सा हवा एंड थोड़ा सा मॉइस्चर। अब हम इसको और कर देते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर विथ लेस मॉइस्चर एंड एयर। क्लियर। चलिए, हाई टेम्परेचर, प्लांट्स को मरना ही मरना था। लो टेम्परेचर, जिंदा तो रहेंगे, फ्रिज में अगर हमने किसी चीज को रख दिया तो जिंदा तो रहेगा बट ग्रोथ नहीं करेगा। एक्सेस मॉइस्चर, ज्यादा पानी की वजह से वो सारी चीजें सड़न और कीचड़ में बदल जाएगी। लैक ऑफ मॉइस्चर, कम पानी रहे, कम मॉइस्चर रहेगा तो सूख जाएगा। लैक ऑफ एयर, हवा नहीं रहेगी तो मड जो है वो, कॉटन जो है वो कॉम्पैक्ट और हाई टाइट हो जाएगा, जिसके कारण रूट्स को हवा नहीं मिलेगी और प्लांट ग्रोथ, और जो माइक्रोबैक्टीरिया प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करेंगे। प्लांट नहीं बोलना चाहिए, माइक्रोबैक्टीरिया ओवरऑल ग्रोथ नहीं करेंगे। ये रहा हमारा आज का प्रैक्टिकल नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिख दीजिए, आप क्या क्या ले रहे हैं उसको लिखिए और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Take 2 slices of bread, place 1 slice in the plate near the sink. Place the other slice in the refrigerator. Compare after 3 days. Note your observation. Give reason for the observation. Take 2 slices of bread near moisture and in refrigerator. Slice of bread near sink. Slice of bread in the refrigerator. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, नियर सिंक पहला लाइन पे लिख दो, गेट मॉइस्चर। गीला गीला रहेगा ना वो जगह, ठीक। एट लो टेम्परेचर। अब बताइए आपके माइक्रोबैक्टीरियम्स का क्या हाल होना चाहिए। अगर उसको मॉइस्चर मिलेगा, दे विल ग्रोन वेरी वेल। ग्रोथ फाउंड ऑफ माइक्रोबैक्टीरियास very well or excessive. Lived, they are lived, जिंदा है, ठीक है। live, not dead, but do not do their growth. Do not do their growth. बच्चों ये जो do not है ना, ये ग्रामेटिकल नॉट लगाने के लिए यूज हुआ है। एक्चुअली एक्शन वर्ब do है, ठीक है ना। ये ग्रामेटिकल नो को लगाने के लिए, ग्रामेटिकल के लिए do not यूज हुआ है। एक्चुअली एक्शन वर्ब do है। ओके, live जिंदा है, मरे नहीं है। live कॉमा लगा दीजिए, not dead, but do not do their growth। उनमें कोई ग्रोथ नहीं आया, वो वैसे के वैसे ही थे, यानी कि उसमें बैक्टीरिया डेवलप नहीं हुआ है। यहाँ पर microbes developed, the growth found of the microbia very well, excessive developments developed. Third point, bread due to excessive
growth of bacteria, growth of bacteria, sorry, fungi, they spoil, they became spoiled, खराब हो जाएगा बच्चों, not eatable, not eatable. यहां पे लिख दीजिए preserved, preserved और eatable. अगर हमने उसे ठंडे टेम्परेचर पे रखा है तो वो खाने के लायक है. ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. A student observed that when curd is left out for a day, it became more sour. What can be two possible explanation for the observation? Write your answer. Curd became very sour. ठीक है बच्चों, इसके साथ में एक आंसर और लिख लो. अच्छा ठीक है, इसी को रहने दो. बिकॉज ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया lactobacillus found in curd. अब देखिए क्या बोल रहा है, हमने उसको दही को, कर्ड को खुला छोड़ा है, फ्रिज में रखा है, बोला क्या? नहीं बोला. ठंडा टेम्परेचर दिया? नहीं बोला. एयर टाइट कंटेनर में रखा, हाँ, बाहर से एयर आने से रोका क्या? नहीं बोल रहा. यानी कि जब कर्ड ओपन में था तो उसको क्या मिल रहा है? एट ओपन प्लेस बैक्टीरिया lactobacillus get air temperature and do growth and do their grow लिखना and do maximum growth. Therefore, curd became and due to it the taste became sour मन कड़वा खटास टाइप का हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Observe the symptom. This is the last question of the exercise. Oh, it's a practical. Observe the setup given in the figure and answer the following question. अच्छा, सबसे पहले हम प्रैक्टिकल बना लेते हैं, हमारा डायग्राम बना लेते हैं. This is the beaker. And this is the, I think muddy soil, no, warm water with yeast. And this is test tube. Test tube को हीट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है. This is our test tube. हमने इसको इसके ऊपर रख दिया. Now they are connected. I think connected ना? Yes, they are connected. Now first condition, what happened to the sugar solution in flask A? इसमें कौन है बच्चों? इसमें है शुगर. ओके, और साथ में कौन है? प्लस ईस्ट. ठीक है. नाउ इसमें कौन है? इसमें है लाइम वाटर. नाउ आवर आंसर नंबर 1. What happened to the sugar solution in flask A?
फ्लास्क के में शुगर सॉल्यूशन के साथ क्या होगा। जैसे शुगर में, अच्छा इधर देखो बच्चों, शुगर क्या है, शुगर है C6 कार्बन 6 C6O6 C6H12 C6H12O6, ठीक है। जैसे ही शुगर में हमने यहाँ पर ईस्ट को डाले, ईस्ट को क्या करना है, सांस लेना है ना, ईस्ट सांस लेगा, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ले लिया उसने यहाँ से, लेकिन कार्बन, अगर इसने ऑक्सीजन को लिया इट मींस इसको सबको तोड़ रहा है। जैसे इनको तोड़ेगा तो साथ में क्या बना देगा बच्चों, ईस्ट। अब सांस लिया तो सांस भी छोड़ेगा ना, सांस छोड़ेगा तो क्या जनरेट कर देगा, ये बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो हमको क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। आइए आंसर लिखते हैं, इन फ्लास्क ए व्हेन yeast is added to sugar, एरो डाल दीजिए, yeast form कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड क्वेश्चन, what do you observe in test tube B after 4 hours, what do you think this happened? Okay, चलिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आ गई है टेस्ट ट्यूब में। अब तो 4 घंटे बीत गए ना, और यहाँ पे क्या है बच्चों, नींबू पानी है। तो जैसे नींबू पानी के पास जाएगी तो जनरली एसिड जो होते हैं, नींबू पानी कौन है बच्चों, सिट्रिक एसिड है। एसिड जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है, जिसकी वजह से एसिड मिल्की फ्यूम्स बनाते हैं। हल्का सा धुआं होता है, और मिल्की, और ये जो सिट्रिक एसिड वाला जो पानी है वो मिल्की कलर का हो जाता है। तो लिख दीजिए, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड the lime water became milky white, मिल्की कलर का होने लगता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, what would happen if yeast was not added to flask A? Third, if yeast is not added, then CO2 will not formed and lime water will not become milky। ओवर बच्चों, हमारे यहाँ पे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इन टेक्स्ट का क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कोशिश करिए कि इन टेक्स्ट का क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि टीचर्स लोग, देखिए आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि हमारा जो एनसीईआरटी का थीम आया है, यू शुड एक्सप्लोर योरसेल्फ। आप अपने स्टडी को एक्सप्लोर करिए, फैलाइए, बढ़ाइए करके आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स आपको लेसन स्टडी करना है और आंसर अटेम्प्ट करना है। हर बार पॉसिबल नहीं है कि आप खुद से एक परफेक्ट आंसर लिख सके, इसलिए मैं आपके लिए गाइडलाइन बनूंगी और मैं आप लोगों को इन टेक्स्ट का क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। फिलहाल हमारा एक्सरसाइज 2 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एंजॉय योर साइंस, हैव अ नाइस डे बच्चों।